चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हमारी क्लासेस ज्योग्राफी क्लास 8th की एनसीईआरटी की है। हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, भूमि, जल और मृदा पे। आज हमारी डिस्कशन होगी 3rd चैप्टर खनिज पे। ठीक है गाइस, तो चलिए अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और बात, जो भी मेरे चैनल पे न्यू बच्चे आते हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी अगले नेक्स्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है गाइस, तो सभी लोग जो लोग भी अगर इस चैनल पे न्यू है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी न्यू वीडियो है वो आपको पहले मिल जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। खनिज क्या होता है इस बारे में, तो खनिज पर डिस्कशन करते हैं। खनिज क्या है? तो खनिज प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त रासायनिक संगठन है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जो निश्चित रूप से प्राकृतिक रासायनिक संगठन है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है गाइस, और खनिज क्या है? खनिज सभी जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। खनिज क्या है? हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। हम जहाँ रहते हैं वहाँ खनिज नहीं है। कई जगह, मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं है। केरल में है, बहुत जगह है, हर जगह अलग अलग है, लेकिन हर जगह खनिज उपलब्ध नहीं है। खनिज बहुत ही कम जगह मिलते हैं, आप हर जगह उन्हें नहीं ढूंढ सकते हैं। और खनिजें कहाँ पे पाई जाती है? तो खनिजें क्या है? सेलों के अंदर पाई जाती हैं। जो हमारा आग्नेय शैल, कांतरिक शैल, अपसादी शैल है, उनके अंदर में, उस पठारों के अंदर में क्या है? खनिजें पाई जाती है। अगर उनकी खुदाई होती है तो क्या हमें खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, और काफी खनिज ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही आसानी से नहीं मिल सकते हैं। बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जो अभिगम में नहीं है, मतलब बहुत सारे खनिज अभिगम में नहीं है, जैसे अटलांटिक महासागर का संस्तरण और अंटार्कटिका। कुछ खनिज जो आसानी से अभिगम में नहीं है, जिसमें क्या हो जाता है? अटलांटिक महासागर का संस्तरण, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्भर है। ये क्या है? प्राकृतिक के द्वारा हमें मिली हुई है। जो भी सागर वगैरह है, पानी, ये हमें प्राकृतिक द्वारा मिली हुई है। ठीक है, अब इसका क्या है? भौतिक गुणों की बात करते हैं। जो खनिज है उसको हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि खनिज है? तो इसकी क्या है? रंग से, इसके रंग से, कठोरता से, घनत्व से, इसके रंग से, कठोरता से, घनत्व से, इसके क्या है? हम ये जान सकते हैं कि खनिज ये है। ठीक ना? उसका रंग कैसा होगा? जैसे कोयला है तो कोयले की क्या काले रंग की होती है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये क्या है? कोयला है, ये खनिज है। उसकी कठोरता, हार्डनेस से, घनत्व मतलब जो उसका घनत्व है, चौड़ाई लंबाई उसकी है, उससे हम पता कर सकते हैं कि ये खनिज है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम बात करते हैं खनिज के कितने प्रकार होते हैं। तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। ठीक है गाइस, कितने प्रकार के खनिज होते हैं? तो 2 प्रकार के खनिज होते हैं, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। अब हम ये बात करते हैं कि धात्विक खनिज में भी लौह और अलोह, धात्विक में भी क्या आ जाता है? लौह आ जाता है और अलोह आ जाता है। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा धात्विक खनिज, ये हो गया अधात्मिक खनिज। धात्विक खनिज में क्या? लौह और अलोह आ गया। अब धात्विक खनिज क्या है? जो धात्विक खनिज है वो क्या है? कच्चे रूप में मौजूद है। धात्विक खनिज किस रूप में मौजूद है? तो कच्चे रूप में इसका मौजूद है धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज क्या है? कच्चे रूप में मौजूद है। जैसे क्या हो गया? लोहा, आश्यक, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क, इसके क्या है? उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल है। ये सब जो कच्चे रूप में धात्विक खनिज मौजूद है उसके उदाहरण लोह, आश्यक, बॉक्साइट, मैग्नीज और अयस्क। ठीक है, इतने क्या है? इसके उदाहरण है धात्विक खनिज के। और धात्विक खनिज क्या है? लौह और अलोह दोनों प्रकार के हो सकते हैं। धात्विक खनिज क्या है? लौह अथवा अलोह दोनों प्रकार के हो जाते हैं। जैसे लौह खनिज कैसे होते हैं? लोहा, आश्यक, मैग्नीज, क्रोमाइड में लोहा होता है, लोहा में, आश्यक में, मैग्नीज में, क्रोमाइड में, इन सब में क्या है? लोहे मौजूद होते हैं। लेकिन अलोह क्या होता है? अलोह में लोहे मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन वो धात्विक खनिज में आते हैं। जैसे आपका गोल्ड है, सोना है, तांबा है, शीशा है, ये सब क्या है? चांदी है। ये सब में लोहे मौजूद नहीं होते, लेकिन ये धात्विक खनिज में आते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं? अलोह हो जाते हैं। ठीक है गाइस, ना क्लियर हो गया? समझ में आ गया गाइस? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। धात्विक खनिज आपको समझ में आ गया, लोह और अलोह की डिस्कशन होगी। अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में क्या होता है? धातुएं नहीं होती है। धात्विक खनिज में क्या होता है? धातुएं होती है, लेकिन अधात्विक खनिज में क्या होता है? धातुएं नहीं होती हैं। जैसे इसमें क्या होती है? चूना,
पत्थर, चूना पत्थर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। धात्विक खनिज में क्या हो जाता है, चूना आ जाता है, पत्थर आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, प्राकृतिक गैस आ जाती है। ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, धात्विक और धात्विक खनिज हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया। धात्विक खनिज में लोहा आवश्यक आते हैं और अधात्विक खनिज में क्या होता है, धातुएं नहीं होती है और धात्विक खनिज में धातुएं होती हैं। ठीक है गाइस, धात्विक खनिज में लोहा, पेट्रोलियम वगैरह आ जाता है, धात्विक खनिज में लोहा, क्रोमाइट ये सब आते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं खनिज का निष्क्रियकरण। तो खनिज का निष्क्रियकरण करने में कितनी, अगर जो हम खनिज करते हैं मतलब कोई भी चीजें, खनिजों को हम निकालते हैं, खोदते हैं, तो कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो एक तो खनन द्वारा, एक प्रावधान द्वारा और एक आखनन द्वारा। ठीक है, अब खनन द्वारा दो तरीकों से, विस्तृत खनन और खनन, दो तरीके से हम निकाल सकते हैं इसमें। अब खनन क्या होता है, तो खनन के बाहर निकालने की प्रक्रिया को, खनिज को क्या है, बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। अगर हम खुदाई करके अगर हम बाहर निकालते हैं खनिज को, तो उसको हम क्या कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो, तो खनन कर रहे हैं। और वही क्या है, विस्तृत में क्या है, गहराई में स्थित, अगर थोड़ी गहराई में स्थित है और उसे हम निकालेंगे, उसको खनन करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, विस्तृत खनन कहेंगे। ठीक है, अब गहन विध्यक को कूपन कहते हैं। एक गहन विध्यक आता है, विद्युत गहराई से स्थित एक गहन विध्यक आता है। गहन विध्यक को क्या कहते हैं, कूपक कहते हैं। अधिक गहराई, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। कूपक की कैसे खुदाई होती है, जो अधिक गहराई में है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये क्या अधिक गहराई में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कूपक कहेंगे। कूपों की खुदाई के लिए, ठीक है, उसको क्या हम कहेंगे, कूपक। अब कूपक की खुदाई को हम क्या कहते हैं, कूपक की जो खुदाई होती है उसी को हम प्रेबधन कहते हैं। प्रेबधन, कूपक की खुदाई को हम क्या कहते हैं, प्रेबधन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आखनन। ये पता चल गया खनन किसे कहते हैं, जो खनन बाहर निकाले हुए गहराई में स्थित होते हैं उन सबको विस्तृत और खनन कहते हैं, जो हम खोद के निकालते हैं। प्रेबधन किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक गैस के लिए जो अंदर तक खुदाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रेबधन कहते हैं। आखनन किसे कहते हैं, जो इजीली बाहर ही मिल जाए, जो ज्यादा खुदाई ना करना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, आखनन कहते हैं। समझ में आ गया आपको, खनन, प्रावधान और आखनन। ठीक है गाइस, जो अंदर तक खुदाई करते हैं उसे खनन कहते हैं। प्रावधान जो पेट्रोल, गैस वगैरह की खुदाई करते हैं, कूपे को उसे हम प्रावधान कहते हैं। हाँ, खनन, आखनन जो हम बाहर ही इजीली हमें प्राप्त हो जाती है, उसे ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे आखनन कहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं खनिज के वितरण। खनिज के वितरण की बात करते हैं। तो खनिज कहाँ कहाँ वितरित है, तो खनिज कई सेलों में वितरित है। खनिज क्या है, विभिन्न सेलों में पाए जाते हैं, जिसमें आग्नेय सेल, कांतरिक सेल और अपसादी सेल, ये 3 सेल है जहाँ पे क्या है, खनिज पाए जाते हैं। जिसमें देखते हैं खनिज कितने सेल में पाए जाते हैं, आग्नेय, कांतरिक सेल और अपसादी सेल। अब हम ये देखते हैं आग्नेय सेल और कांतरिक सेल में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय और कांतरिक सेल में क्या है, धात्विक खनिजे पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था ना, धात्विक खनिज क्या होता है, जिसमें लौह वगैरह, लोहा है, ये सब मौजूद, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, निकल, प्लेटिनम, क्रोमाइड, ये सब क्या है, धात्विक खनिज में आ जाता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें आग्नेय सेल से और कांतरिक सेल से प्राप्त होते हैं। और अपसादी सेल से क्या प्राप्त होते हैं, अपसादी सेल का मैदानी और निवल एरिया होता है, वहां पे होता है जैसे चूना पत्थर, ठीक है, और कोयला, पेट्रोल, ये सब प्राकृतिक गैस क्या है, अपसादी सेल से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं एशिया के बारे में। ये हमें खनिज का वितरण क्या है, कितने प्रकार, ये डिस्कशन कर लिए। अब हम एशिया के बारे में बात करते हैं। चीन और भारत जो है लोहे आवश्यक देश है, जो टीन उत्पादन करता है। विश्व के आधे से ज्यादा अधिक जो टीन उत्पादन है वो चीन और भारत से ही हमें प्राप्त होती है। आधे से ज्यादा जितना हमारा टीन उत्पादन है, उसमें आधे से ज्यादा टीन उत्पादन हमें चीन और भारत ही देते है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया की। तो जो चीन है वो शीशा, एंटीमनी, टंगस्टन उत्पादन। चीन जो है शीशा, एंटीमनी, टंगस्टन और
टंगस्टन इनकी क्या है उत्पादन करता है। ये सब यहाँ पे क्या हमें चीन से मिलता है। अब मलेशिया क्या है, टीन उत्पादन अग्रणी है। टीन उत्पादन करने में मलेशिया आगे है, ठीक है। और हम बात करते हैं इंडोनेशिया को, तो मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा ये हमें कहाँ से मिलता है, इंडोनेशिया से मिलता है। अब यूरोप की बात करते हैं, लोहा, यूरोप से हमें क्या लोहा सबसे ज्यादा मिलता है। और लोहा आश्रित देश कौन कौन से जो लोहा में लोहा उत्पादित देश है अग्रणी है, रूस, यूके, स्वीडन, फ्रांस, ये क्या है लोहा आश्रित उत्पादित देश है। और तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज व निकल ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी एशिया, यूरोप में, यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। ये जो है तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम और निकल पूर्वी यूरोप और यूरोपियन रूस जो है वहां पे ये सब पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में कौन सी जगह पे क्या क्या चीजें हमें खनिज मिलती हैं। तो उत्तरी अमेरिका में तीन क्षेत्र है जहाँ पे क्या है खनिज उपलब्ध है। तो ग्रेट लेक के कंडिलिपा सिल्ड प्रदेश, ग्रेट लेक का जो कंडिलिपा सिल्ड प्रदेश है उसमें क्या है लोहा आश्रित शील्ड प्रदेश, सिल्ड ये लोहा आश्रित जो है वहां पे उस तरफ मिलते हैं। और क्या है अपलेशिया प्रदेश है वहां पे कोयला मिलता है। और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला है जो उत्तरी अमेरिका का पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे तांबा, शीशा, जस्ता, सोना और यूरेनियम इतनी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। अब दक्षिण अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो ब्राजील विश्व में उच्च कोटि वाला लोहा आश्रित देश है। ब्राजील में क्या है सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन होता है, सबसे बड़ा देश है लोहा उत्पादन का। चिली व पेरू में तांबे उत्पादित होती है। ब्राजील व बोलीविया की मैंने बात बीच में पिछली वीडियो में एक डिस्कशन चली थी जिसमें बोलीविया में हंगामा हुआ था। नेपाल और बोलीविया के बारे में डिस्कशन चली थी जिसमें बोलीविया के बारे में बताइएगा कि मैंने क्या बातें बोली थी। पानी के ऊपर डिस्कशन हुआ था वहां पे, बोलीविया में पानी के ऊपर आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो चलो बोलीविया में क्या है 3 उत्पादित देश है, बोलीविया और ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में चांदी, जस्ता, क्रोमिनियम, मैग्नीशियम ये सब दक्षिण अमेरिका में होते हैं। और बॉक्साइट जो कहाँ, बॉक्साइट में अब्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टन व हीरे ये क्या है बोलीविया, बॉक्साइट यहाँ होते हैं दक्षिण अमेरिका में ही। क्या क्या है अब्रक है, बॉक्साइट है, प्लेटिनियम है और हीरे है, क्रोमियम, मैग्नीशियम। और खनिज तेल कहाँ पे मौजूद है, खनिज तेल वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में यहाँ पे क्या है हमें खनिज तेल मिलते हैं। और अफ्रीका में हीरो और सोना के प्लेटिनम, ठीक है जाए, अफ्रीका में हीरा और सोना ज्यादातर मौजूद होते हैं। अटलांटिका में ट्रांस अटलांटिका वहां पे कोयले और पूर्वी अटलांटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट ये क्या है पाए जाते हैं, क्या है कोयले। अब भारत में कौन चीजें कहाँ पे पाई जाती है, अब हम अपने इंडिया पे आते हैं। तो लोहा कहाँ पे पाया जाता है, तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्या है लोहा पाया जाता है। बॉक्साइट झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अभ्रक झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान ये विश्व के लिए अभ्रक यहाँ जो होता है विश्व के लिए ये वितरित करते हैं। मैग्नीशियम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सोना कर्नाटक के कोलार का सोने के खान क्या, कर्नाटक सोने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। सोना चूना पत्थर बिहार में, हमारे बिहार में भी चूना पत्थर आपने बहुत देखा होगा। झारखंड में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में चूना पत्थर मिलते हैं। जो नमक है समुद्र, झील और सैलों से हमें नमक प्राप्त होते हैं। ऊर्जा क्या है 3 तरीके से हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। किस किस चीज से, तो ईंधन से, जल विद्युत से और कोयला से। किस चीज से, ईंधन से, ठीक है, जल विद्युत से और कोयला से, तीन जगह से हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो पहले हम ईंधन पे बात करते हैं, ईंधन से हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवाश्मी ईंधन, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा मुख्य उत्पादन है। कोयला से, पेट्रोल से और जो हमारा प्राकृतिक गैस है उससे हम क्या है ईंधन का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत होती है, क्या कोयला क्या है हमें जलावन के लिए कोयला की जरूरत पड़ती है। ये सब क्या है बड़ा प्राकृतिक मुख्य
मुख्य उत्पादन है ऊर्जा के लिए, ठीक है, जिसका भंडार क्या है, सीमित है, इसका भंडार सीमित है। आपको भी पता है कि पेट्रोल बहुत महंगी हो रही है, कोयला बहुत महंगी हो रहा है, क्योंकि ये हमें क्या है बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी भंडार क्या है बहुत ही सीमित है। अगर हम इसको एक्सेस लिमिट में अनलिमिटेड अगर खर्च करने लगे तो आगे की जनरेशन के लिए ये नहीं बचेगी। तो इसीलिए गाइस जितनी हमें जरूरत है उतनी ही हमें यूज करना चाहिए। अगर इसको क्या पुण्य चक्रण के हिसाब से हमें इसको यूज करना चाहिए, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं कोयला, जीवाश्म ईंधन की बात होगी, अब कोयला की बात करते हैं। फोम और दलदल में दबने से बना है। कोयला कैसे बना हुआ है, तो फार्न और दलदल में जब ये दब गया, दबने से क्या है कोयले का निर्माण हुआ है। इसे अंतहीत धूप से भी जाना जाता है। कोयले क्या है फोन और दलदल जो है इसके दबने से क्या है कोयले का निर्माण हुआ था। इसको एक और नाम से जाना जाता है अंतहीन धूप है, इसके नाम से भी क्या है कोयले को जाना जाता है। कोयला कहाँ कहाँ पे उपयुक्त है, तो इसके उदाहरण है चीन, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे क्या है कोयला के मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं पेट्रोल की, तो काला सोना कहते हैं पेट्रोल को, क्या हम काला सोना कहते हैं। आपको भी पता है कि पेट्रोल बहुत ही महंगी आती है। अभी आप लोग देख लीजिए तो यूपी में अलग ही रेट है, दिल्ली में अलग ही रेट है। मैं तो कुछ दिनों पहले गई थी तो यूपी का रेट शायद 95 रुपये लीटर था, उससे कुछ दिन पहले 98 हो गया था, 103 हो गया। तो इसीलिए क्या है पेट्रोल बहुत ही महंगी है, इसलिए इसे क्या कोयला काला सोना कहते हैं, ठीक ना। ये अधिक ही मूल्यवान है। जैसे सोना महंगा वैसे ही पेट्रोल भी महंगा है। अब तो ज्यादातर लोग क्या है गाड़ियों से भी पैदल ही चलना सही समझते हैं। तो इसका मुख्य उत्पादित एरिया कहाँ है, तो ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर, ये इन जगह पे क्या है पेट्रोल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अन्य क्या है, अन्य जो है मुख्य उत्पादन यहाँ पे, और जो अन्य उत्पादन एरिया है वो है यूएसए, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। इतना हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसमें क्या है प्राकृतिक गैस, कोयला पेट्रोल की बात हो गई। अब हम प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस क्या है, जो पेट्रोलियम की निक्षेप आती है उसके साथ क्या है प्राकृतिक गैसें पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ है, तो रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड के डेल्टा क्षेत्र में क्या है प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। और भारत में कहाँ कहाँ है, तो जैसलमेर, कृष्ण गोदावरी जो डेल्टा है उसके पास, त्रिपुरा और मुंबई के तटीय क्षेत्र में। और त्रिपुरा और मुंबई का जो तटीय क्षेत्र है उसके पास में हमें क्या है प्राकृतिक गैसें उपलब्ध मिलती है। और जो ये क्या है विश्व का चौथा हिस्सा जल विद्युत से पूरा था। अब हमने बात की है ईंधन के बारे में, हमने ईंधन कंप्लीट कर लिया, ईंधन से हमें कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं जल विद्युत के बारे में, ठीक है गाइस। तो जल विद्युत क्या है, विश्व का चौथा हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। विश्व का जो चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा वो क्या है जल विद्युत से ही प्राप्त होता है। तो जल विद्युत का अग्रणी जल विद्युत कहाँ पे है, सबसे ज्यादा पारग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन में, ठीक है। और भारत में कहाँ कहाँ जल विद्युत है ज्यादा, भाटवरा, नंगला, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजना, यहाँ पे क्या है विश्व जल विद्युत परियोजनाएं मौजूद है। जैसे आपने ये एक तरफ पिक्चर आपने देखा होगा, डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है। इस बांध में क्या है, जैसे कि यहाँ पे जल का भंडार आता है, जब बारिश होती है तो ये सारे पानी क्या है इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। गाइस आज मेरी थोड़ी तबीयत वीक है, इस वजह से मैं थोड़ा ऐसे धीरे बोल रही हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। यहाँ से क्या है बारिश की पानी आके इस सब में एडजस्ट होती है, मतलब इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ से पानी क्या है, ये क्या है जनरेटर है, यहाँ जनरेटर लगा रहते हैं, एयर टरबाइन है, यहाँ एक मशीन लगी रहती है। यहाँ से क्या है पानी ऐसे से आता है, यहाँ टरबाइन है, टरबाइन से घूमती है, ठीक है। तब ये नदियों में बाहर जो खेतों में सिंचाई करने के लिए ये जाती है। ये क्या है जल विद्युत का एक ऊर्जा है, ठीक ना, संयंत्र है। पर गैर परंपरागत स्रोत, जो गैर परंपरागत स्रोत है, हम जिस चीजों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो हम सूरज से प्राप्त करते हैं, पवन ऊर्जा जो हवा से प्राप्त करते हैं,
ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार भाटा उठती है नदी में, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ज्वार भाटा कैसे करते हैं। निम्न ज्वार भाटा अधिक, एक क्या होता है ज्यादा पूर्णिमा के दिन उठती है, एक दिन में 2 बार उठती है, ये सारी ज्वार भाटा, उससे भी ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। ज्वार भाटा की वीडियो पिछली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी ज्वार भाटा कैसे उठती है, ये मैंने आपको डिस्क्राइब में बताया है। ठीक है गाइस, तो चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा। सौर और पवन ऊर्जा विद्युत उत्पन्न है। सौर ऊर्जा क्या, सौर और पवन जो है वो क्या है, विद्युत उत्पन्न है। इससे हमें क्या है, विद्युत उत्पन्न होता है। आप लोगों को पता है, अब सोलर लाइट आ चुकी हैं, जो अगर सूरज के ऊपर हम एक सोलर लाइट रख देते हैं तो उससे क्या हमें बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, लाइटें जला पाते हैं। पवन ऊर्जा एक असामान्य स्रोत है। पवन ऊर्जा क्या असामान्य स्रोत है। पवन से क्या है, हम बहुत सारे पंखे वगैरह लगा के हम बहुत सारी ऊर्जा मतलब कि हवाएं उत्पन्न कर सकते हैं। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और यूएसए, स्पेन में क्या है, पवन ऊर्जा बहुत ही अधिक मात्रा में बनाए गए हुए हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थेरियम के परमाणु विकेंद्र से संग्रहित ऊर्जा है प्राप्त होते हैं। परमाणु ऊर्जा क्या है, प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है और यूरेनियम और थेरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित होते हैं, ये ऊर्जा से प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइस, हम बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टरों में। नाभिकीय रिएक्टरों में क्या है, नाभिकीय विखंडन से गुजरती है। नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नाभिकीय विखंडन से गुजरती है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो यूएसए और यूरोप में परमाणु ऊर्जा उत्पादन होता है। परमाणु सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ होते हैं, यूएसए में, अमेरिका में और यूरोप में। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। राजस्थान और झारखंड में क्या है, भारत में यूरेनियम के सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। और थेरियम कहाँ है, केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। थेरियम क्या है, केरल के जो मोनोजाइट बालू है वहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्या है, थोरियम। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं कि हमें भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा, जो भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा है वो कौन कौन से, तो तमिलनाडु के कल्लपक्कम, तमिलनाडु में कल्लपक्कम और महाराष्ट्र में तारापुर और राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश नरेला और कर्नाटक में गंगा। इन जगहों पे क्या है कि परमाणु ऊर्जा को स्थापित किया गया है। ठीक है गाइस, ये नाम है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है गाइस, यूएसए सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यूएसए सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा है जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका ये क्या भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूना घाटी के पास स्थित है। ठीक ना, ये भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अब हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है कि ज्वार भाटा जो उठती है, उस ज्वार भाटा की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उससे क्या है, बंदर का कच्छ का रन जो होता है, कच्छ की खाड़ी, वहां पे क्या है, एक डैम टाइप में बना दिया जाता है। जब ज्वारें उठती है तेज लहर से तो उससे ऊर्जा उठती है, तो उससे हमें क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। जो क्या है कि जो यही ऊर्जा जो ज्वारीय ऊर्जा करता है उसी को क्या, उससे क्या है, बांध बना दिए जाते हैं। ठीक ना गाइस, तो रूस, फ्रांस, भारत की कच्छ की खाड़ी के पास, इन सब के जो कच्छ की खाड़ी है उसके पास में ज्वारीय ऊर्जा की बांध बनी हुई है। अब हम बात करते हैं बायोगैस। बायोगैस आपने देखा होगा, लोग बायोगैस मतलब गोबर और जो मृत पौधे होते हैं उनसे बनाया जाता है। उससे क्या हम ईंधन में बदल सकते हैं, ईंधन करने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए, प्लस क्या हम लाइट्स जलाने के लिए भी बायोगैस का उपयोग करते हैं। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जानवरों की गोबर, रसोई अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इनके जो गाय के जानवरों के जो गोबर होते हैं, मृत पौधे होते हैं, उनको मिलाकर
क्या करते हैं, गैसीय ईंधन में इन्हें बदल दिया जाता है। ठीक ना गाइस, जैसे ये गैस टैंक है, इसमें डाले, इसमें मृदा डाले, खाद, और इससे क्या है निकास हुआ, उर्वरक डाला, यहाँ से निकल गया। ठीक ना गाइस, इसमें कर्दन डालते हैं, ऐसे यहाँ से गैस बनती है, ऐसे ये निकल के क्या है ऊर्जा इधर से निकल जाती है, बायोगैस बन जाता है। ठीक है गाइस, आज की क्लासेस में मैं उतने सही से समझा नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में सही से आपकी क्लासेस अटेंड करूँगी। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।